हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स जेई। मैं हूं अमूल्य ओझा और आज हम लोग जेई मेंस और एडवांस के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट का डिस्कशन करेंगे। और ज़्यादातर लोग तो ये कंसेप्ट वैसे जानते ही हैं, लेकिन ये देखा जाए तो जेई मेंस और एडवांस दोनों का ही एक फेवरेट पोर्शन होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल इसमें पूछे जाते हैं। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे कि थोड़े से मुश्किल दिखने वाले प्रॉब्लम रिलेटिवली थोड़ा ईजिली सॉल्व किए जा सके। तो वर्क एनर्जी पावर, इसमें हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहले हम लोग वर्क की डिफिनीशन पे आते हैं और वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्क की डिफिनीशन देखें। तो भाई वर्क को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जनरली हम लोग इतना ही बोलते हैं, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम लोग इसमें ये नहीं बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसका कंसीडर करना है। तो अगर वर्क को हम लोग और प्रॉपरली डिफाइन करें तो वर्क को डिफाइन करना है, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है कि फोर्स को हमने जिस पॉइंट पे अप्लाई किया वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ। तो इसको एक बार प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं। वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका लेना है भाई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये प्रॉपर डिफिनीशन है इसमें वर्क की। अब इसमें ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, इसको हम लोग बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉल कंसीडर कर लिया जाए इस तरह से। ये मान लीजिए एक बॉल है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ और ये एक वर्टिकल वॉल के सपोर्ट में है। अब इस बॉल पे किसी ने ऐसे एक फोर्स अप्लाई कर दिया F, और इस फोर्स की एप्लीकेशन से ब्लॉक तो जो बॉल है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि भाई ये जो बॉल का शेप है वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया और ये कुछ इस तरह से हो गया। और ये फोर्स जहाँ पे हमने अप्लाई किया था वो थोड़ा आगे बढ़ गया। फोर्स को अप्लाई करने से बॉल थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया और फोर्स जिस पॉइंट पे अप्लाई हुआ था वो पॉइंट इसमें डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो वर्क डन होगा वो वाला कैलकुलेशन इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि भले ही ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ना हुआ हो, लेकिन जिस पॉइंट पे फोर्स को अप्लाई किया वो पॉइंट डिस्प्लेस हो गया, तो वर्क इसमें पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से हम लोग एक दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पर्सन है और वो इस तरह से किसी रोड पे चल रहा है। ये एक रफ सरफेस है, ये एक रफ सरफेस है और ये इस रफ सरफेस पे चल रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ऐसा दे दिया गया है कि ये इसका जो फुट है ये स्किड नहीं करता है, फुट डज नॉट स्किड। स्किड करने का मतलब ये फिसल नहीं रहा है। तो अगर इसका फुट यहाँ पर फिसल नहीं रहा है तो उस केस में इसके चलने के प्रोसेस में अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा जाए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ऐसा कुछ आंसर करना हो, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई इसमें ये वाला पैर अगर स्किड नहीं करेगा तो चलने के प्रोसेस में ये पैर तो ग्राउंड पे ऐसे जमा रहता है, जो दूसरे वाला पैर है यही यहाँ से हम लोग उठा के थोड़ा आगे रखते हैं। इस तरह से इस पैर को ही हम लोग थोड़ा सा उठा के ऐसे आगे रख देते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जिस पैर पे फ्रिक्शन का फोर्स काम कर रहा है, जिस पैर पे फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई हो रहा है वो पैर अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होता है, जबकि दूसरे वाला पैर यहाँ से मूव कर जाता है। तो दूसरे वाला पैर जो मूव कर रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस पर तो फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है, और जिस पे फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है वो पैर मूव ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वर्क अगर हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई? 0 के बराबर।
तो ये इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का रोल है। कई बार हम लोगों को देखने में ऐसा लगता है कि भाई इसके चलने में अगर इसको एक्सेलरेट होना है तो वहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रिक्शन का फोर्स बॉडी को एक्सेलरेट तो कराता है, लेकिन वो यहाँ पे किसी भी तरह का वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये एक दो चीज़ें हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से यहाँ पे डिस्कस की। अब हम लोग इसमें जैसे कोई एग्जाम्पल को देखना हो कि इसमें फिजिक्स के किस तरह से बहुत सारे टफ प्रॉब्लम को हम लोग इसकी हेल्प से ईजिली सॉल्व कर ले जाते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा कंसिडर किया है जिसमें एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास सपोज कर लीजिए यहाँ पे 4 kg दिया हुआ है, और ये ऐसे किसी स्मूथ सरफेस पे है। ये कोई एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और इस स्ट्रिंग को कोई पर्सन पुल कर रहा है। ये मान लीजिए इस पे कोई 20 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है, 20 न्यूटन के कांस्टेंट फोर्स से इसको पुल कर रहा है। ये वाला पोजीशन कोई ए है और यहाँ पे कोई पोजीशन है बी। ए पोजीशन पे जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रही है, जबकि बी पोजीशन पे स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री का एंगल बना रही है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट गिवन है 6 मीटर। अब इसमें सपोज करिए कि अगर हमें ऐसा दे दिया जाए कि भाई ए वाले पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है ब्लॉक की, तो बी पॉइंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जहाँ पे 2 पॉइंट पे हम लोगों को वेलोसिटी को रिलेट कराना होता है, उसमें हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ए पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी ए, बी पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी वी बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें भाई, के इनिशियल की वैल्यू 0 और के फाइनल की वैल्यू हाफ एम वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। एम की वैल्यू 4 kg गिवन है, इसको रिप्लेस कर दें तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन मिल गया इसमें। अब दूसरी बात हम लोग ये देखें कि भाई के इनिशियल मिल गया, के फाइनल मिल गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा के। डेल्टा के क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के कंसेप्ट पे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के। सारे फोर्सेज का वर्क लिखा जाए तो डेल्टा के या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, जैसे इस ब्लॉक को अगर हम लोग देखें तो इस पर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, इस कॉन्टैक्ट से नॉर्मल होगा, और इस स्ट्रिंग से एक टेंशन का फोर्स और आएगा टी। टेंशन का फोर्स उतना ही होगा जो इधर से इसमें मैन अप्लाई कर रहा है, 20 न्यूटन का इसमें टेंशन है। अच्छा, अब इसमें देखिए कि अगर हम लोग इसमें mg वाले फोर्स की वजह से वर्क डन लिखें तो ग्रेविटी का वर्क 0 आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। नॉर्मल का वर्क अगर यहाँ पे लिखना हो तो वो भी 0 मिलेगा। नॉर्मल का वर्क 0 क्यों है, क्योंकि नॉर्मल वाला फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होगा। तो नॉर्मल वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इस तरह से, तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे इन दोनों का तो वो 0 आ जाएगा। तो नॉर्मल का भी वर्क 0 है। अब इसमें सिर्फ एक ही फोर्स रह गया, टेंशन, और हमें सिर्फ टेंशन का ही यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करना है। अब टेंशन का वर्क अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई टेंशन का फोर्स तो इसमें कांस्टेंट दे दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे ब्लॉक आगे बढ़ेगा ये एंगल चेंज होता जाएगा, और ये एंगल 37 डिग्री से चेंज होकर कहाँ तक पहुँचेगा, 53 डिग्री तक। तो इसमें टेंशन का मैग्नीट्यूड भले ही चेंज ना हो रहा हो, इसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। तो यहाँ पे ये टेंशन का फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। तो इस केस में हम लोग क्या करें कि अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो इसमें बिना कैलकुलस की हेल्प के हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अगर हम लोग इधर से इसको सॉल्व करना चाहें तो। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रिक हम लोग और यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग इस पूरे कैलकुलस वाली अप्रोच से बच सकते हैं। कैलकुलस वाली अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। कैलकुलेशन हम लोग जितना ज़्यादा बड़ा रखेंगे, मिस्टेक होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो कोशिश हम लोगों की यही होनी चाहिए कि प्रॉब्लम कम से कम टाइम में और बहुत छोटे अप्रोच से सॉल्व हो जाए। तो एक छोटे अप्रोच की हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे इधर से टेंशन का वर्क कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, कैलकुलेट तो हो जाएगा लेकिन काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अब हम लोग एक छोटी सी बात पे ध्यान ये दें कि जैसे यहाँ पे ये जो पर्सन है ये इस रोप को पुल कर रहा है,
तो भाई ये इस रोप को अगर पुल कर रहा है तो इसका मतलब ये जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वो पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा होगा। अच्छा, अब इसमें फोर्स का डायरेक्शन जो मैन होगा है ना, उसमें फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान दें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट। तो मैन उधर फोर्स अप्लाई करेगा तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जितना डिस्प्लेस होगा उससे हम लोग मैन का वर्क लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाय मैन के लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखना है उधर से। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम लोग कैसे देखें, उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई इस साइड जो स्ट्रिंग थी पहले से उसकी कोई लेंथ रही होगी, उसको हम लोग एल इनिशियल मान लें। बाद में इसकी जो लेंथ होगी वो इतनी रह जाएगी, इसको हम लोग एल फाइनल मान लेते हैं। तो पहले ये लेंथ ज़्यादा थी, अब ये लेंथ कम रह गई, तो इसने कुछ लेंथ पुल कर लिया होगा। तो जितना लेंथ ये पुल करेगा, जितना ये पुल करेगा वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। और पुल होने वाला लेंथ क्या होगा, इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को लिख सकते हैं एल इनिशियल माइनस एल फाइनल। अब ये एल इनिशियल और एल फाइनल कितना होगा, ये हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये हाइट इसमें 6 मीटर गिवन है और ये एंगल 37 डिग्री दिया है, तो एल इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 के साथ कॉसेक 37। एल इनिशियल की वैल्यू होगी 6 कोसेक 37 माइनस एल फाइनल। एल फाइनल की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 6 के साथ कितना आ जाएगा, कॉसेक 53। एल फाइनल की वैल्यू क्या है, एल फाइनल को 6 कॉसेक 53 ये लिख लेते हैं। एल फाइनल 6 कॉसेक 53। तो इसको एक बार सॉल्व कर दिया जाए। 6 कॉसेक 37 साइन 37 होता है 4/5, तो ये कितना आएगा 3/5। तो कॉसेक 37 कितना आएगा 5/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30/3 दैट इज 10 मीटर्स। यहाँ पे साइन 53 है 4/5, कॉसेक 53 5/4, तो ये 30/4 आ जाएगा 7.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 2.5 मीटर्स। तो अब देखिए, जब हम लोग एक बार इसका कैलकुलेशन कर चुके हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है 2.5 मीटर। और इसकी हेल्प से अब हम लोग यहाँ पे वर्क डन का कैलकुलेशन लिख लें, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो अब उधर से अगर हम लोग वर्क डन लिखें तो ये आ जाएगा 20 × 2.5। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 के बराबर। तो ये जो वर्क है यही इस ब्लॉक पे हो रहा है, उसका कैलकुलेशन हम लोग इधर से नहीं करें, उस साइड से कर लें। अब ये कैलकुलेशन बहुत आसान सा हो गया और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वर्क डन बाय ऑल इज 50, दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा के, और डेल्टा के कितना है 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो वेलोसिटी एट बी आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, एक बहुत मुश्किल सा सवाल था जो हम लोग इधर से अगर सॉल्व करते तो ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की हेल्प से हम लोगों ने इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। एक बार हम लोग एक दूसरा एग्जांपल और देख लें जिसमें कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का रोल थोड़ा और क्लियर हो जाए। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ऐसे इसमें एक हेमीस्फेरिकल बाउल दे रखा है, इसका सरफेस स्मूथ है और इसमें इसका रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर। ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg और इसमें भी ये मैन एक कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन का अप्लाई कर रहा है और इसको खींच रहा है। ये वाली पोजीशन है ए और यहाँ पे कोई पोजीशन है फाइनल बी। तो इसमें भी वैसा ही कुछ कैलकुलेशन है। मान लीजिए ए वाले पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो 0 है और बी पे हमें वेलोसिटी बतानी है ब्लॉक की। ए पे वेलोसिटी 0 है और बी पोजीशन पे वेलोसिटी ब्लॉक की हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या करना है भाई, वापस से देखिए इस ब्लॉक को इधर से इधर ले जाने में ये स्ट्रिंग को कितना पुल कर लेगा, बस यही कैलकुलेशन हमें देखना है।
स्ट्रिंग को ये कितना पुल कर लेगा, वो इस पूरी लेंथ को ही पुल कर लेगा। जैसे ब्लॉक यहाँ से चल के यहाँ पहुँचेगा तो ये पूरी लेंथ ही पुल कर लेगा। तो बेसिकली हमें इस लेंथ का ही कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। और इस लेंथ का कैलकुलेशन हम लोग कैसे देख सकते हैं, इधर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये दोनों बराबर हैं। इससे ये वाले एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 120, क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए था, 180। तो इन दोनों का सम हो गया 120 और दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब ये सारे एंगल 60 डिग्री के हो गए, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होंगी, तो ये जो रेडियस 10 मीटर है उतना ही ये लेंथ भी आ जाएगा। ये लेंथ हो गया 10 मीटर और इसकी हेल्प से डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी कितना मिल जाएगा, ये इस पूरी स्ट्रिंग को खींच लेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसमें क्या लिख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसमें 10 मीटर्स आ गया और ये इस पर फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, 20 न्यूटन का। तो वर्क डन बाय टेंशन हम लोग यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना वर्क डन बाय टेंशन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये 200 जूल्स के बराबर आ गया। ये तो टेंशन का वर्क हो गया। अब इस पे दो फोर्सेज और हैं, नॉर्मल और mg। तो नॉर्मल के साथ यही सिचुएशन है, नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आता रहेगा, इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल तो क्या होगा, 0 के बराबर। इसके बाद बात आती है इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी का वर्क हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर चलता है तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव आता है और ये वर्टिकली जो गैप आता है उसी से कैलकुलेट होता है। तो वर्टिकली क्या गैप आ रहा है हमें ये देखना होगा, इसके लिए हमें ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी होगी। अब ये देखिए, ये वाला रेडियस था 10 मीटर्स का, इधर 60 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 10 cos 60 डिग्री, दैट इज़ 5 मीटर। अब ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है। और ऑब्जेक्ट जब ऊपर चलेगा तो ग्रेविटी का वर्क हम लोग लिखेंगे mgh के बराबर, लेकिन ऊपर जाते समय नेगेटिव और नीचे आते समय पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, mgh नेगेटिव के साथ। मास 2 kg है, g की वैल्यू 10 ले लीजिए और ये हाइट जो गेन कर रहा है वो 5 है, तो ये कैलकुलेशन हो गया माइनस में 100 जूल्स के बराबर। और अब यहाँ से हम लोग वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का कैलकुलेशन लिख सकते हैं। वर्क डन बाय ऑल 200 माइनस 100 जूल, और इसको इक्वेट किससे करा दें, डेल्टा के से। डेल्टा के क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल कैसे लिखेंगे, 1/2 m इंटू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर माइनस के इनिशियल क्या होगा, वी ए 0 है तो के इनिशियल होगा 0, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और वी बी का स्क्वायर है इसमें 100, इससे वेलोसिटी एट बी कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी देखिए एक मुश्किल सा दिखने वाला प्रॉब्लम था जो कि बहुत इजीली सॉल्व हो गया। और यहाँ पे भी हमने कंसेप्ट क्या यूज़ किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की हेल्प से टेंशन का वर्क कैलकुलेट कर लिया। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से एक बार देखना चाहें तो एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग इस पर और कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ऐसा कंसिडर किया जिसमें दो ब्लॉक हैं 4 kg और 4 kg के। इसमें दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। 1 वाला स्ट्रिंग एक एंड पे फिक्स्ड है और इसकी लेंथ इसमें 3 मीटर्स है जो कि फिक्स्ड लेंथ है। इधर वाले स्ट्रिंग का लेंथ इस पार्ट के लिए 2 मीटर है और ये इस ब्लॉक से और कनेक्टेड है। अब इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ किया जाता है और कोई ऐसा इंस्टेंट कंसिडर किया जाए जिसमें स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। ऐसा कोई सिचुएशन लीजिए, व्हेन स्ट्रिंग 1 एंड 2 becomes perpendicular to each other। ऐसी कोई एक सिचुएशन है जब दोनों स्ट्रिंग 1 और 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, उस समय हमें वेलोसिटी बतानी है ब्लॉक्स की। उस समय हमें ब्लॉक्स की वेलोसिटी बतानी है। तो अब यहाँ पे क्या है भाई, जैसे इस सिस्टम को रिलीज किया जाएगा तो ये वाला ब्लॉक ऐसे चल के नीचे आएगा और इस स्ट्रिंग का दूसरा एंड फिक्स्ड है तो ये एक सर्कल पे चलते हुए नीचे आएगा। तो इधर वाला जो ब्लॉक है ये ऐसे एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए नीचे आएगा। और कोई ऐसी सिचुएशन होगी जब
ये स्ट्रिंग कहीं पे ऐसे आके इस पे कनेक्ट हो और ये वाली स्ट्रिंग ऐसे, इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी जहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी। ये तो 90 डिग्री होगा, लेकिन इस स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स्ड है, तो इधर वाला लेंथ क्या है 3 मीटर्स। अब ये 3 है, ये वाला लेंथ पूरा 5 हो गया और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 4 मीटर्स के बराबर। अब ये देखिए कि इधर वाली स्ट्रिंग पहले ये 2 मीटर तक थी, अब ये 4 मीटर हो गई, तो इसका मतलब इसने इस ब्लॉक को ऊपर खींचा होगा, तभी ये स्ट्रिंग 4 मीटर होगी इस साइड। तो ये जितनी स्ट्रिंग इधर बढ़ गई है उतना ही इधर से कम होना चाहिए, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर कितना चला गया होगा 2 मीटर के बराबर। और अब ये ब्लॉक यहाँ पे कहीं होगा 2 मीटर ऊपर चल के, और इस समय इसके पास कोई वेलोसिटी होगी v। इधर से जो वेलोसिटी इसको मिलेगी उसी तरह से यहाँ पर ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो इसके पास एक वेलोसिटी यहाँ पर होगी v डैश। अब v और v डैश में क्या रिलेशन होगा, इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग कंस्टेंट की हेल्प लेंगे। स्ट्रिंग कंस्टेंट में क्या है, इस स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग जो वेलोसिटी इधर से आएगी वही वेलोसिटी इधर से आनी चाहिए। तो इस साइड से क्या वेलोसिटी है v, और स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग इधर से वेलोसिटी है v डैश, तो v डैश की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी v के बराबर। अब हम लोगों को ये देखना है कि इसमें वर्क किसका किसका आएगा, और हम लोग डेल्टा के से इसमें रिलेट करा लें। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये वाला जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का टेंशन हर एक इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसमें अगर हम लोग टेंशन 1 का वर्क लिखें तो वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग 1, ये वाली वैल्यू तो हमेशा 0 आएगी, क्योंकि इस स्ट्रिंग का टेंशन जो T1 होगा वो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आता रहेगा। तो टेंशन 1 का 1 वाले स्ट्रिंग का टेंशन से तो वर्क 0 आ गया, लेकिन जो इसमें स्ट्रिंग 2 है वो स्ट्रिंग 2 इस पे वर्क करेगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉक ऊपर चल रहा है और ये इधर इस ब्लॉक पे भी टेंशन अप्लाई हो रहा है। अब इसमें अगर हम इन दोनों को इंडिविजुअली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी टेंशन जो होगा वो धीरे धीरे बदल रहा होगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन हमेशा एक जैसा नहीं आएगा। तो ये जो टेंशन T2 होगा दूसरे स्ट्रिंग का टेंशन, वो एक वेरिएबल टेंशन होगा। उसके साथ ही इधर वाले ब्लॉक पे इसमें टेंशन का डायरेक्शन भी लगातार बदल रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। तो अगर इन दोनों ब्लॉक पे इंडिविजुअली हम लोग वर्क कैलकुलेट करें दूसरे वाले स्ट्रिंग के टेंशन का, तो वहाँ से जो वर्क हमें मिलेगा उसका कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इसमें हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि अगर इन दोनों ब्लॉक को एक साथ कंसिडर कर लिया जाए, तो टेंशन इस ब्लॉक को जितना ऊपर खींच रहा है, इसमें टेंशन इस ब्लॉक के साथ इसका भी डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही आएगा अलॉन्ग द लेंथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट टेंशन होगा। तो अगर हम लोग दोनों ब्लॉक को एक साथ कंसीडर कर लें और टेंशन का वर्क लिखें, वर्क डन बाय टेंशन 2, T2 का वर्क दोनों ब्लॉक पे एक साथ, वर्क डन बाय टेंशन 2 ऑन बोथ ऑफ द ब्लॉक्स, बोथ ऑफ द ब्लॉक्स। तो अगर दोनों पे हम लोग कैलकुलेशन लिखें तो एक पे टेंशन का वर्क पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे नेगेटिव आएगा, और दोनों में कैलकुलेशन वर्क का उतना ही आएगा। तो दोनों का सम अगर हम लोग करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि जितना ये टेंशन से आगे बढ़ेगा उतना ही इस टेंशन के अगेंस्ट ये वाला आगे बढ़ेगा। तो एक साइड जितना टेंशन के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिला उतना ही दूसरे वाले साइड से टेंशन के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो इस तरह से दोनों का वर्क तो बराबर आएगा, लेकिन साइन एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल वर्क डन इसमें 0 होगा। अब टेंशन का वर्क तो 0 हो गया, लेकिन अब इसमें एक बात और आती है कि ग्रेविटी का वर्क हम लोग कैसे लिखें। तो अब देखिए, जब हमने दोनों ब्लॉक को एक साथ कंसिडर कर लिया तो ग्रेविटी का वर्क भी दोनों पे एक साथ लिखिए, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी दोनों के लिए एक साथ ही लिखा जाए। ग्रेविटी का वर्क लिखने के लिए ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो इस पर ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उस पर -mgh, तो इस पर होगा माइनस के साथ m इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट 2 -80। अब ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे आ रहा है, तो ये वर्टिकली कितना नीचे आया इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इधर 3 है इधर 4 है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 53 डिग्री। ये एंगल 53 डिग्री हो गया, तो 3 के लिए ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी 3 sin 53, 3 sin 53। sin 53 की वैल्यू 0.8 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.4 मीटर्स।
तो ये तो 2 मीटर्स ऊपर गया था, इस पे ग्रेविटी का वर्क आ गया -80, जबकि ये नीचे आ रहा है कितना 2.4। तो इस पे जो ग्रेविटी का वर्क होगा वो कितना होगा, उसको और लिख लिया जाए। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो नीचे आएगा उस पे पॉजिटिव वर्क होगा। मास 4 kg है, जी की वैल्यू 10, और ये नीचे कितना आया 2.4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 96 जूल आ जाएगा। तो दोनों ब्लॉक पे एक साथ ओवरऑल जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 96 माइनस 80 जूल। 96 माइनस 80। अब ये जो यहाँ पे हमने सारे वर्क एक बार देख लिए। अब सारे वर्क मिल गए तो सबका सम कर लेते हैं, जो कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के बराबर होगा। टेंशन 1 का वर्क 0, टेंशन 2 का 0, और वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया 16 जूल। और ये बराबर किसके होना चाहिए था, डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब क्या है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल अब हमें इन दोनों ब्लॉक का एक साथ लिखना है और के इनिशियल भी दोनों का एक साथ। के फाइनल कैसे लिखें, किसी भी एक ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी एक ब्लॉक की है और इतनी ही दूसरे ब्लॉक की है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो रही है और दोनों का मास भी सेम है। तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये हो गया के फाइनल, और पहले से दोनों रुके हुए थे तो के इनिशियल है इसमें 0। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4v स्क्वायर। 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या फिर v की वैल्यू क्या मिलेगी इसमें, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से देखिए ये भी एक काफ़ी टफ सा दिखने वाला प्रॉब्लम है, और इस टाइप का प्रॉब्लम पहले जेईई एडवांस में पूछा भी गया है। तो इसको भी काफ़ी इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और इस तरह के कंसेप्ट आप अगर यूज़ करते हैं तो आपका काफ़ी सारा टाइम सेव होगा। इसी तरह से फिर हम लोग आगे और लेक्चर्स लेके आते रहेंगे, जो कि आपके फिजिक्स का रिवीजन करेगा जब तक कि जेईई मेंस का पहला एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।